हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज के इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के कुछ और एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिटेल में मैंने कवर कर दिया है। उन दोनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिए क्योंकि उन पार्ट्स के साथ ही आपको इन एमसीक्यूज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? Option A 11th plan, 12th plan, 13th plan, 14th plan. Answer is option number B 12th 5 year plan. तो 12 ही टोटल 5 ईयर प्लान बने थे और जो 12th 5 ईयर प्लान था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 और ये चला था 2017 तक। 1 अप्रैल 2012 को इंट्रोड्यूस हुआ था और 31 मार्च 2017 को ये खत्म हो गया था। इसका जो थीम था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन को 2015 में ही रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने और नीति आयोग ने अपना 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट जो था रिप्रेजेंट किया था। तो टोटल हमारे 12 5 ईयर प्लान है। इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए जीडीपी ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी मॉडर्नाइजेशन, सी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने पिछली वीडियो में जरूर पढ़ा था कि जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, मॉडर्नाइजेशन भी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव की बात करें, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जीडीपी, मॉडर्नाइजेशन, देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और उसी के साथ साथ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये चौथा जो गोल था वो गिवन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़नी है असर्शन। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, बिकॉज इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल चेंजेस। स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तब। इसका रीजन देखते हैं, इन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सिस्टम। बिल्कुल सही, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर होगी। किसकी वजह से? स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन दिया है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बट डज नॉट अकाउंट फॉर सोशल स्फीयर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में पढ़ा था और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में हमने दो स्फीयर देखे थे, और एक देखा था इकोनॉमिक स्फीयर और एक देखा था सोशल स्फीयर। अब इस असर्शन में ये कह रहे हैं कि सोशल स्फीयर को वो इंक्लूड ही नहीं कर रहे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में। दैट मीन असर्शन हमारी क्या होगी? गलत होगी है। अब रीजन देखते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। यस, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बिकॉज हमने देखा था 7 शेड्यूल में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ही सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है और कॉन्करेंट लिस्ट पे हमारी सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉज है वो बना सकती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग वाज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज 5 ईयर प्लान गिव अ बिग पुश टू बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। The first statement is full form of GDP is gross district product. District product नहीं है, इसका full form होता है gross domestic product.
GDP can be increased. Second statement, GDP can be increased by discovery of more resources and innovative technology. Yes, ये बिल्कुल सही बात है. GDP को रिसोर्स बेस इंक्रीज करके और अच्छी टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो करेक्ट इज ओनली सेकंड. तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. Statement number 1 is self-reliance means the state of non-dependence on rest of the world for financial resources. ये बिल्कुल सही है. Self-reliance मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना होना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, अपनी जो बेसिक नीड्स है कंट्री की फुलफिल करने के लिए. और सेकंड ऑप्शन जो है इसका सेकंड स्टेटमेंट है सेल्फ सफिशिएंसी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक कंट्री. ये भी बात बिल्कुल सही है. जब हमने इसका रेफरेंस पार्ट 2 में देखा था कि किस तरह से यूएस ने, जब हमारा 1965 में पाक के साथ वॉर चल रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था, यूएस ने हमें एसेंशियल सप्लाईज देने के लिए मना कर दिया था. तो उस टाइम जो प्लानर्स थे दे वर इन थॉट कि सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है ताकि ये जो सिचुएशंस हैं ऐसी सिचुएशंस ना अराइज हो. तो उनको इस चीज का डर था, ये अराइज जरूर हुई, बट बाद में ऑब्वियस ही बात है हम ये चीज सोचते थे कि सफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए हमारी कंट्री ने आज के डेट में भी एक नया आत्मनिर्भर भारत, जो लास्ट ईयर ही जब कोविड का बहुत ज्यादा फेयर था उस टाइम आत्मनिर्भर भारत इंडिया ने लॉन्च किया था. तो अगर इस दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों की दोनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which was not the strategy of economic planning under 5-year plans in India? Early 5-year plans in India. So basically starting के जो 5-year plan थे, कुछ 4-5 5-year plan थे, उनमें हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी नहीं थी? बैलेंस ग्रोथ ये थी, लिबरलाइजेशन नहीं, ये बिल्कुल नहीं थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी थी और प्रोटेक्शनिज्म भी थी. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिबरलाइजेशन. बिकॉज लिबरलाइजेशन जो था वो 1991 में जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उस टाइम जो गवर्नमेंट थी एलपीजी की पॉलिसी लेके आई थी. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्ली टाइम में बैलेंस ग्रोथ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी. लिबरलाइजेशन को 1991 में लेके आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इन चारों स्टेटमेंट में हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. सेल्फ रिलायंट इज नॉट अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, गलत है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था हमारा. बी, the first 5-year plan in India had an objective to boost up process of industrialization in India. ये भी बिल्कुल गलत है. फर्स्ट 5-year plan जो था वो एग्रीकल्चर के लिए था, इंडस्ट्री के लिए नहीं था. इंडस्ट्री के लिए सेकंड 5-year plan था. देन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं. द लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस सिमिलर टू इंडियाज इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्लानिंग. ये बिल्कुल सही है. जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है उनको पर्सपेक्टिव प्लानिंग का नाम दिया जाता है. और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं. द लास्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2013. ये बिल्कुल गलत है बिकॉज ये 2012 में लॉन्च हुआ था. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. असर्शन देखते हैं. द टर्म मॉडर्नाइजेशन इंडिकेट्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बेसिकली इसमें क्या है कि मॉडर्नाइजेशन जो है, एज यू नो मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरा है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने से ऑब्वियस ही बात है स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जरूर आएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में. तो असर्शन तो बिल्कुल सही है. इसका रीजन देखते हैं. एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन एज वेल एज शिफ्ट ऑफ सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. बिल्कुल सही बात है. जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जितनी ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन की चेंजेस आएंगी. लोग प्राइमरी से सेकेंडरी देन टर्शरी ऐसे लोग शिफ्ट होते रहेंगे. प्राइमरी से सेकेंडरी और प्राइमरी से टर्शरी में लोग ज्यादा शिफ्ट होना शुरू कर देंगे. तो दोनों की दोनों बातें सही हैं. असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और रीजन बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है बिकॉज दोनों का दोनों रीजन है हमारा असर्शन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इस वीडियो में हमने 10 के 10 एमसीक्यूज जो डिस्कस किए हैं. प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल.